हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में। यदि आप कोई भी टीचिंग एग्जाम देना चाहते हैं या कोई भी टेट एग्जाम जैसे कि सी टेट हुआ आपका, यूपी टेट, एच टेट, KVS, DSSB, आप कोई भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम देना चाहते हैं तो उस टीचिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और मैं आपको एक बात और बताती हूँ, अगर आप DLED कर रहे हैं या फिर आप B.Ed करना चाहते हैं या फिर आप D.Ed करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो उसमें बाल केंद्रित शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी कोई भी टीचिंग एग्जाम होगा तो उसमें बाल केंद्रित शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में आज हम बात करेंगे और इसके बारे में मैं आपको डिटेल्ड बताऊंगी थोड़ा सा, और बहुत ही सरल भाषा में बताने की कोशिश करूंगी जिससे कि आपको आज बाल केंद्रित शिक्षा बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। आपका कोई भी टीचिंग एग्जाम हो वहाँ उस एग्जाम में यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, बात ना करते हुए पॉइंट पर चलते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी बाल केंद्रित शिक्षा क्या है। तो देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा, जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो शिक्षण मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में बताया है, शिक्षण मीन्स होता है टीचिंग। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षण का केंद्र बिंदु बालक होता है। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या है कि उसका केंद्र बिंदु कौन होगा? बालक होगा। बालक मीन्स बच्चा होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत बालकों की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रदान किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है कि हम बच्चों की रुचियों को ध्यान में रखते हैं, बच्चों का मतलब बच्चों की प्रवृत्तियाँ, बच्चों की क्षमता कि वो किस तरीके से चीज़ों को सीख सकता है, उसकी कितनी क्षमता है। ठीक है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के क्या करते हैं, शिक्षण प्रदान किया जाता है। मतलब उन सब बातों को ध्यान में रख के बच्चे को शिक्षण प्रदान किया जाता है, उसको उसी तरीके से हम टीचिंग कराते हैं। शिक्षण मीन्स होता है टीचिंग। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। किसमें? बाल केंद्रित जो शिक्षा है उसमें व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। ठीक है, बाल केंद्रित मतलब देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा में जो शिक्षण का केंद्र बिंदु है वो क्या है? बालक होता है, बच्चा होता है। देखिए, हर बच्चा दूसरे बच्चे से इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, मतलब कैसे वो अलग होता है। कोई भी बच्चा दूसरे बच्चे के जस्ट बिल्कुल एक जैसा समान नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम व्यक्तिगत भिन्नता को देखते हुए बच्चों को उसी हिसाब से टीचिंग कराते हैं, शिक्षण कराते हैं। ठीक है, कि बच्चा किस विधि से सीख सकता है, क्योंकि कक्षा में जब आप जाओगे तो आपको हर तरह का बच्चा देखने को मिलेगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत होशियार होंगे और कुछ बच्चे कैसे होंगे, बहुत ही मंद बुद्धि से, मतलब मंद तरीके से चीज़ों को सीखेंगे, वो इतनी तेज़ी से चीज़ों को नहीं समझ पाते। तो हम जो टीचर होता है उसका रोल होता है, उसका उसका क्या कर्तव्य होता है कि वो बच्चे को, उसकी क्षमताओं को ध्यान में रखे और समझे बच्चे को कि किस तरीके से बच्चा सीख सकता है। ठीक है, कि इसकी कैपेबिलिटी क्या है, कि किस तरीके से चीज़ों को समझ पा रहा है। उसी शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए टीचर क्या करता है, कक्षा में शिक्षण करता है, जिससे कि बच्चा उसकी जो वो बता रहा है, शिक्षण करा रहा है, उस चीज़ को समझ सके। ठीक है, तो देखिए, हम बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है कि शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ, आपको समझ में आया होगा कि बाल केंद्रित शिक्षा मतलब आप समझ रहे होंगे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ठीक है, तो इसका केंद्र बिंदु क्या होता है? एक बच्चा, कि बच्चे को हम किस तरीके से सिखा सकते हैं। चलिए अब मैं आपको आगे बताती हूँ इसके बारे में। देखिए, 15वीं जो 15वीं सेंचुरी थी, 15वीं शताब्दी, अगर मैं 15वीं सेंचुरी की बात करूं तो फ्रांस के विचारक रूसो ने, जो फ्रांस के विचारक थे, कौन? रूसो, प्रकृतिवाद का विचार दिया। इन्होंने किसका विचार दिया था? प्रकृतिवाद का विचार दिया था रूसो ने अपने ग्रंथ। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, एमिल। देखिए, ये यूपीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बताइए एमिल जो है किसका ग्रंथ है, तो आपको पता होना चाहिए रूसो का। देखिए, उन्होंने क्या करा, इन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा था एमिल। एमिल में शिक्षा का केंद्र बालक को बताया था। इसे ही बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। मतलब ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने बताया कि जो मतलब शिक्षा का केंद्र है वो किसको मानना चाहिए? बच्चे को मानना चाहिए। इन्होंने बालक को बताया, इसे ही बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन देखिए, मैंने बताया आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। मतलब ये चीज़ यहाँ पर क्या हो गई? इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट है। आपको ये एमिल आपको माइंड में रखना है कि एमिल किसने लिखा है? रूसो ने लिखा है। ये एक ग्रंथ है और इसमें इन्होंने क्या बताया कि बालक को, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा है उसमें जो बच्चों को माना है, किसको माना है? केंद्र बिंदु बालक को माना गया है। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ आगे। देखिए, हमारे भारतीय विद्वानों में जो गिजुभाई बधेका ने बाल केंद्रित शिक्षा का बहुत अधिक प्रचार किया। हमारे जो भारतीय विद्वान हैं उसमें जो नाम आता है वो किसका आता है? गिजुभाई बधेका का। किसका? गिजुभाई बधेका ने बाल केंद्रित शिक्षा का बहुत अधिक प्रचार किया है। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा का बहुत ही अधिक प्रचार किया है। मतलब ये भी क्या चाहते हैं कि बच्चे जो शिक्षा है, जो शिक्षक
कक्षा में जाकर जो शिक्षण कराता है वो कैसे होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि हम एक बच्चे को ही तो सिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि शिक्षक तो सीखा हुआ होता है, ठीक है, लेकिन उसका कर्तव्य होता है कि वो कक्षा में जाके बच्चे को उसकी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए और उसकी रुचि को देखते हुए कि वो किस तरीके से सीख सकता है, उन शिक्षण विधियों का प्रयोग करके बच्चों को बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाना चाहिए, जिससे कि बच्चा आप जो सिखा रहे हैं उसमें रुचि लें और इंटरेस्ट के साथ चीज़ों को समझ सकें, ठीक है, क्योंकि कक्षा में बहुत तरह के बच्चे देखने को मिलेंगे और हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होगा। चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका सुगमकर्ता की होती है। ये एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको CTET में। देखिए CTET में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बताइए बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है, तो आपका आंसर होगा सुगमकर्ता की। ये आपको माइंड में होना चाहिए, सुगमकर्ता की। ये पेडागोजी में क्वेश्चन पूछा जाता है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, तो आपका आंसर होगा सुगमकर्ता की होती है। चलिए अब मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगी। देखिए आगे क्या, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा जितना मैंने अभी तक आपको बताया। अब मैं आपको बताती हूँ आगे। देखिए वर्तमान में शिक्षा पद्धति बाल केंद्रित है। आज के टाइम में अगर मैं बात करूँ, प्रेजेंट टाइम की अगर मैं बात करूँ, तो वर्तमान में क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा कैसी है, बाल आजकल जो शिक्षा है वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति है वो कैसी है, बाल केंद्रित है। बाल केंद्रित मतलब बच्चे को केंद्र बिंदु मानकर हम शिक्षण कराएं, ठीक है। अतः इसमें बालकों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है। सर्वांगीण मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं, बस पढ़ाए जा रहे हैं, नहीं, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करें, ठीक है। ओवरऑल डेवलपमेंट हम उसका करेंगे कि वो किस तरीके से चीज़ों को सीख सकता है, ठीक है, उसका हम सर्वांगीण विकास करेंगे, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट। वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति है वो कैसी है, बाल केंद्रित है। अतः इसमें बालकों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है। बच्चों का हम क्या करते हैं, आज के टाइम में जो शिक्षा पद्धति है उससे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं आगे, कुछ पॉइंट है मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करूँगी। चलिए कुछ आगे मैं और इसके साथ डिस्कस करती हूँ। बाल केंद्रित शिक्षा में हम और क्या ऐड कर सकते हैं, जितने भी पॉइंट होंगे बाल केंद्रित शिक्षा से रिलेटेड वो मैं सब आपको बताऊंगी। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत, जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसके अंतर्गत हस्तपरक गतिविधियों पर बल दिया जाता है। किस पर दिया जाता है, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत। देखिए यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, कैसे बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत हस्तपरक गतिविधियों पर बल दिया जाता है। हस्तपरक मतलब जो बच्चा अपने हाथ से करता है, हाथ के द्वारा की गई जो गतिविधियां हैं उन पर बल दिया जाता है। देखिए बच्चा किसी काम को जब खुद करके सीखता है तो वो ज़्यादा लंबे टाइम तक बच्चे के साथ, मतलब उसकी मेमोरी में छप जाती हैं चीज़ें, उसकी मेमोरी में ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टोर रहती हैं। अगर कोई भी चीज़ है बच्चे को आपने बस बता दिया और बच्चों ने सुन लिया, ठीक है, वो अभी तो उसके टाइम, अभी उसने सुना और अभी उसने बस उसके माइंड में रहा कि ठीक है मुझे ये बताया और मैंने ये सुन लिया, लेकिन वो कुछ टाइम बाद ही, जैसे कि कल या परसों, उसको भूल जाएगा। लेकिन अगर कोई चीज़ है वो उसको कर कर, जब वो खुद करेगा, खुद कर कर उसको लिखेगा, सीखेगा, तो वो उसकी मेमोरी में क्या रहेगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में मतलब इंक्लूड हो जाएगा, लंबे टाइम तक चीज़ें चलेंगी, ठीक है। तो मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत जो गतिविधियाँ आती हैं वो कैसी आती हैं, हस्तपरक गतिविधियों पर बल दिया जाता है। क्योंकि मैंने भी आपको बताया हस्तपरक गतिविधियाँ क्या होती हैं कि इसमें बच्चा खुद अपने हाथ से करके जो चीज़ों को सीखता है वो उसके दिमाग में लंबे टाइम तक स्टोर रहती हैं और वो उन्हें लंबे समय तक अपने माइंड में रखता है, ठीक है, और वो चीज़ें उसके दिमाग में लंबे समय तक रहती हैं। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा हस्तपरक गतिविधियाँ। चलिए अब चलती हूँ मैं आगे। ठीक है, जॉन डेवी ने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया है। आपको मैं बताती हूँ कि ये जॉन डेवी हैं, इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया है, इन्होंने भी बाल केंद्रित शिक्षा का फेवर किया है। ठीक है, तो जॉन डेवी ने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया है। देखिए इसमें मैं कुछ और बातें और बताती हूँ। जो जॉन डेवी हैं इन्होंने शिक्षण को क्या माना है, त्रिध्रुवी प्रक्रिया मानी है। देखिए जॉन डेवी व रायबर्न, मैं अभी आपको जॉन डेवी के बारे में बता रहे थे कि तो जॉन डेवी ने, इन्होंने देखे शिक्षण को क्या माना है, इन्होंने शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। आपको ये बात मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी, मैं फिर से दोबारा बता रही हूँ। अगर जॉन डेवी का यहाँ पर जिक्र आया गया है तो मैं आपको जॉन डेवी के बारे में फिर से बताती हूँ। देखिए जॉन डेवी ने क्या करा है, जॉन डेवी ने शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। और इनके साथ साथ रायबर्न थे, उन्होंने भी शिक्षण को कैसी प्रक्रिया माना है, उन्होंने भी शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। त्रिमुखी मतलब किस, इसमें इन्होंने किस किस को माना है, शिक्षण के टाइम इन्होंने माना है, शिक्षण मीन्स टीचिंग, इन्होंने माना है कि शिक्षक होना चाहिए, शिक्षार्थी होना चाहिए और पाठ्यक्रम होना चाहिए। देखिए पाठ्यक्रम के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बिल्कुल डिटेल्ड बताया है कि पाठ्यक्रम किस भाषा का शब्द है। जैसे कि मैं आपको भी बता दूं, पाठ्यक्रम का जिक्र आया गया है तो पाठ्यक्रम लेटिन भाषा का शब्द है और अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में इसको बोला जाता है करिकुलम। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, दौड़ का मैदान। ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है लास्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो पाठ्यक्रम की एक वीडियो बनाकर मैंने अपलोड कर दिया, आप उसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं। सीटेट में
यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, कोई भी टैट एग्जाम हो वहाँ से आपको इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसकी एक अलग पाठ्यक्रम पर मैंने वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जॉन डीवी ने क्या माना है, शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है, जिसमें से इन्होंने किस किस को माना है, एक तो माना है इन्होंने शिक्षक, और दूसरा क्या माना है, शिक्षार्थी। शिक्षार्थी मतलब स्टूडेंट, पाठ्यक्रम आपका करिकुलम, ठीक है। देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वह पाठ्यक्रम पर निर्भर करती है। जो शिक्षण क्या है हमारी, एक अधिगम, अधिगम मीन्स लर्न, सीखना, अधिगम प्रक्रिया, और वह किस पर निर्भर करती है, वो पाठ्यक्रम पर निर्भर करती है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाठ्यक्रम पर मैंने वीडियो बनाई, थोड़ा सा चलिए मैं और आपको बता देती हूँ इस वीडियो में। पाठ्यक्रम क्या है कि पाठ्यक्रम शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों का मार्गदर्शन करता है। मैंने आपको क्या बताया कि पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों का मार्गदर्शन करता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। देखिए मैंने आपको बताया कि मैंने लास्ट वीडियो में पाठ्यक्रम से रिलेटेड पूरी वीडियो बनाई है और उसको पूरा समझाकर अपलोड कर दिया अपने यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ये तो भी टॉपिक आया तो मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मैं आगे आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अच्छा एक चीज़ मुझे और याद है, जॉन डीवी के बारे में मैंने आपको बताया, इसी तरीके से इन्होंने शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया माना। एक और है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए जॉन डीवी ने तो त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया किसने माना है, तो आपका आंसर होगा द्विमुखी माना है, द्विमुखी प्रक्रिया माना है एडम्स ने। किसने माना है, एडम्स ने माना है द्विमुखी प्रक्रिया। अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया किसने माना है, तो आपका आंसर होगा एडम्स। एडम्स ने माना है द्विमुखी प्रक्रिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया। उन्होंने किसको माना है द्विमुखी में, उन्होंने माना है शिक्षक और शिक्षार्थी, उन्होंने शिक्षक एंड शिक्षार्थी को माना है। बस इसमें आपको इतनी बात याद रखनी है। द्विमुखी प्रक्रिया में जॉन एडम्स ने माना है शिक्षण को, और उन्होंने किस किसको माना है, शिक्षक और शिक्षार्थी को। और जॉन डीवी व रायबर्न ने क्या माना है, शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है, उन्होंने माना है शिक्षक, शिक्षार्थी एंड पाठ्यक्रम। बस इतनी बात आपको अपने माइंड में रखनी है। चलिए मैं आपके साथ आगे डिस्कस करती हूँ, ठीक है। देखिए बाल केंद्रीय शिक्षा प्रणाली में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE पर जोर दिया जा गया है, ठीक है। देखिए बाल केंद्रीय जो शिक्षा प्रणाली है इसमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मतलब कॉन्टिन्यूसली जो इवैल्यूएशन किया जाता है, ठीक है, मूल्यांकन किया जाता है, उस पर जोर दिया जाता है। अर्थात ये विद्यालय आधारित मूल्यांकन की एक प्रणाली है। ये CCE क्या है, कॉन्टिन्यूसली कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पर जोर दिया जाता है। ये CCE क्या है, अर्थात यह विद्यालय आधारित मतलब विद्यालय आधारित मूल्यांकन की एक प्रणाली है जिसमें छात्रों के विकास के सभी पक्ष शामिल हैं। क्या है कि ये CCE क्या है, एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन की एक प्रणाली है जिसमें छात्रों के विकास के सभी पक्ष शामिल हैं। इसका जो उद्देश्य होता है वह क्या होता है, निदान व उपचार भी होता है। CCE का मतलब क्या है कि एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली है। आप बच्चे का जो इवैल्यूएशन करते हैं, आप बच्चे को पढ़ाए जा रहे हैं लेकिन उसका मूल्यांकन करना भी तो जरूरी होता है ना। तो वही ये एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली जिसमें छात्रों के विकास के सभी पक्ष शामिल हैं। इसमें हम छात्रों का जो विकास करते हैं उसके सभी पक्ष इंक्लूड होते हैं, मतलब शामिल होते हैं। देखिए इसका उद्देश्य क्या होता है, निदान मतलब किसी बच्चे की कमजोरी का पता लगाना कि मतलब बच्चा कहाँ से वीक है, किस चीज़ में वो कमज़ोर है। तो पहले हम बच्चे का निदान मतलब पता लगाते हैं कि उसकी क्या समस्या है, वो किस तरीके से, क्या उसकी परेशानी है, क्यों वो चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि उसका निदान मतलब पता लगाना। फिर जब हम उसकी कठिनाइयों का पता लगा लेते हैं कि उसकी कठिनाई का स्तर ये है, वो इसलिए चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है, तो उसके बाद हम उसका क्या करते हैं, उपचार करते हैं, ठीक है। निदान मतलब होता है कठिनाइयों का पता लगाने के बच्चे को सीखने में कहाँ परेशानी हो रही है, और उसका पता लगाने के बाद हम उसका क्या कर देते हैं, उपचार करते हैं। उपचार मतलब समस्या का समाधान कर देना, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मैंने अपने तरीके से पूरी कोशिश की आपको समझाने की। देखिए बाल केंद्रीय शिक्षा से रिलेटेड जितना भी था वो मैंने आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस किया है। कल मैं आगे बाल केंद्रीय शिक्षा से रिलेटेड जो भी पॉइंट होंगे मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। जैसे कि बाल केंद्रीय शिक्षा की विशेषताएं मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। आई होप कि आपको इतना समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी बच्चा टीचिंग एग्जाम देना चाहता है उन सब तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। या कोई भी टीचिंग से रिलेटेड कोर्स कर रहा है जैसे कि BEd, DEd, DLEd, BTC, जो कोई भी कोर्स अगर बच्चा कर रहा है तो उसके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। देखिए आपको ये वीडियो कितनी समझ में आई आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो बनाकर अपने इस यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड करूँगी आपको पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाएगा।
उससे क्या रहेगा कि आपके पास वीडियो पहुंचेगी और आप चीज़ों को तभी देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि मैंने क्या पढ़ा है, आपके पास जो नोटिफिकेशन पहुंचेगा। ठीक है, चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय ज़रूर दें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।